थकान रहना, भूख ना लगना, किसी काम में मन ना लगना, नींद ना आना। और उसके बाद ये 3-4 हफ्ते से हो रहा होगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, और जब वो एक फुल ब्लोन इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है, फिर उसको मेन सिम्टम्स आएंगे जो कि फीवर, बुखार होना, जॉन्डिस होना, बिल्कुल ही भूख ना लगना, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाना, यूरिन पीला हो जाना। पेट में सूजन अगर बहुत ज़्यादा रह रही है तो ये फिर किस स्टेज का लिवर इन्फेक्शन हो सकता है? सूजन जो आती है वो तभी आती है जब लिवर में मान लीजिए पस हो जाए, बहुत एक्यूट हेपेटाइटिस, लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो उसको पेशेंट को फील होता है कि पेट में सूजन आ रही है और दबाने पे दर्द भी है, उसको पेट में दर्द भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, सूजन भी आ रही है, तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस का साइन होता है। पेट के राइट साइड के अपर पार्ट में दर्द होता है, तो ये भी लिवर इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। लिवर का भी एक कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट साइड में अपर पार्ट में दर्द होता है, वो बहुत कॉमन सिम्टम है। स्किन का और आंखों का पीला होना हमेशा सिर्फ जॉन्डिस का ही साइन है या हो सकता है कि आगे चलकर लिवर? जॉन्डिस इज अ सीरियस सिम्टम, तो आप अगर देखेंगे तो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट से जो पेशेंट्स को सीखना चाहिए, जॉन्डिस इज अ सिम्पटम व्हिच शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो इसमें स्किन का पीला होना, आंखों का पीला होना और यूरिन का पीला होना, और आपका जो मोशन होता है वो व्हाइट हो जाता है, मोशन व्हाइट हो जाता है। हाँ, वो एकदम क्ले कलर, पेशेंट एकदम देखेगा कि स्टूल, नॉर्मली स्टूल येलो होता है, तो वो देखेगा एकदम व्हाइट हो गया, उसको बोलते हैं क्ले कलर्ड स्टूल। और इसके अलावा जो इसके साथ एक मेन सिम्टम होता है इचिंग। पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग होती है पूरी बॉडी पे, आप देख पाओगे उनके कई पेशेंट की बॉडी पे आपको स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे, उन्होंने पूरी बॉडी पे। लिवर इन्फेक्शन फैलता कैसे है? आप देखेंगे तो 3 मेन मोड है लिवर इन्फेक्शन में। एक है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सैनिटेशन पुअर है, बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं और वही हाथ वो फूड में लगा देगा, तो मेन उसमें जो मोड ऑफ स्प्रेड है हेपेटाइटिस ए और ई का, वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। गंदा खाना, गंदा पानी, फूड स्टॉल, कहीं खाना खा रहे हैं, रोड साइड कुछ खा रहे हैं किसी स्टॉल से, आपको नहीं पता कि वो वर्कर कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहा है अपने हाथ की, खुद की, और जो पानी वो यूज़ कर रहा है उसमें हाइजीन मेंटेन। तो ये बहुत कॉमन कॉज है और ये एपिडेमिक की तरह आते हैं कि मान लीजिए एक जगह एक पेशेंट को हो गया तो फिर उस एरिया में बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। एज कौन सा है जहाँ पर दवाइयों से या फिर सपोर्टिव केयर से ठीक नहीं हो सकता? जब आपको जॉन्डिस हो जाए, सिम्टम्स इतने सीवियर हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिकेट्स एन एडवांस स्टेज ऑफ लिवर इन्फेक्शन। लिवर में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है कि लिवर इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है? भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को फीवर आएगा, बहुत लेथार्जी फील होगी, ऑब्वियसली पेशेंट का जो डेली रूटीन का फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा। फिर लिवर इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट लिवर हेपेटाइटिस, ऐसा कुछ होता है जिसमें लिवर फेलियर तक हो जाता है, जिसको इन आम भाषा में आप बोल सकते हो कि लिवर फेल हो गया। एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन में से ज्यादा डेंजरस कौन है? डेफिनेटली क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं जो 6 मंथ से ज्यादा चला गया, 6 महीने तक भी जा सकता है। 6 महीने के लाइफ लॉन्ग हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। कोई सच ऐसे टेस्ट हैं जो पता कर सकते हैं? पहले सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, कोई भी आता है लिवर फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है। तो अगर क्रॉनिक की तरफ जा रहा है तो उसके लिए और बहुत टेस्ट है देखने के लिवर कितना खराब हुआ है। तो जैसे फाइब्रो, उसके एक टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, तो उसमें देखा जाता है लिवर में कितना फाइब्रोसिस हो गया बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और उससे हम जान सकते हैं कि लिवर किस हद तक खराब हुआ है, कि उन्हें आगे चलकर लिवर इन्फेक्शन ना हो। कौन सी ऐसी 5 चीजें वो अभी से अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं? आप ड्रिंक ना करें, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल इज वन ऑफ द मेजर। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को भी कम करती है, लिवर को भी बहुत तरह से अफेक्ट करती है। तीसरा है जो शायद लोगों को नहीं पता हो, फैट इज इक्वली डेंजरस फॉर लिवर एज अल्कोहल। फैट एंड शुगर, फैटी फूड्स एंड शुगर। क्या आपको भी हमेशा थकान महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि बार बार बुखार चढ़ रहा है, उसके साथ में नोजिया, वोमिटिंग, स्किन में कोई चेंजेस, और ऐसा लग रहा है जैसे भूख लगनी अचानक से कम हो गई है? तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपका लिवर अंदर ही अंदर खराब हो रहा हो और आपको इसकी बिल्कुल भी भनक ना हो। इंडिया में ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो हर दिन बिना किसी वार्निंग साइंस के सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो अगली पेशेंट आप ना बने, इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको लिवर इन्फेक्शन से रिलेटेड एक डिटेल के बारे में बताएंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर लिवर में इन्फेक्शन कैसे हो जाती है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी श्री बालाजी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड यू हैव चोजन अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक जो कॉमन लोगों के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर के सिम्टम्स कई बार नॉन स्पेसिफिक होते हैं जो पेशेंट यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर, तो इस सेशन के जरिए हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑडियंस को कैसे पता चले कि कहीं उनके लिवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या सिम्टम्स उन्हें देखने चाहिए। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो यही बताइए कि लिवर में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है कि लिवर इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है?
एक्चुअली लिवर में प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज अदर वे राउंड, दूसरी तरफ से होता है। जब कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म लिवर को इन्फेक्ट कर देता है, वो लिवर का फंक्शन डिसरप्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो लिवर सेल्स को किल करेगा एंड वो पस बन जाएगी लिवर में, एंड देन पेशेंट विल हैव सिम्टम्स बिकॉज ऑफ दैट। वो पस की वजह से उस पेशेंट को फीवर आएगा, उसके भूख कम हो जाएगी। लिवर के जो फंक्शन है, लिवर का मेन फंक्शन है बॉडी का मेटाबॉलिज्म करना, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना, और जो उस खाने से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एक्सक्रीट करना। तो दोनों के कारण सिम्टम्स आएंगे। डाइजेशन नहीं होगा, उसके कारण सिम्टम्स आएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी और आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग, थकान रहना, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है। और जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट नहीं होंगे उसकी वजह से भी सिम्टम्स आएंगे, जैसे जॉन्डिस होना। तो बिलिरुबिन जो है, जो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलेगा और पेशेंट कैन हैव जॉन्डिस। ओके, तो डॉक्टर जैसे लिवर जो है हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो जब लिवर पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे उसका काम कितना अफेक्ट होता है? वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन किस तरह का है। कई बार जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, अगर वो बहुत सीवियर है तो कई बार पूरा लिवर शट डाउन हो जाता है, बट वो 10% केसेस में ही होता है। 90% में वायरल हेपेटाइटिस में सिर्फ माइल्ड डिसफंक्शन होता है, जो कि पेशेंट यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। और क्या उसकी वजह से हो सकते हैं बॉडी में चेंजेस वगैरह? उस जैसे जो मेन चेंजेस आएंगे, जैसे आपने बताया, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, फीवर आएगा, बहुत लेथार्जी फील होगी, ऑब्वियसली पेशेंट का जो डेली रूटीन का फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा। बट यूजुअली वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होंगे 90% केसेस में। 10% में सीवियर लिवर इन्फेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट लिवर हेपेटाइटिस, ऐसा कुछ होता है जिसमें लिवर फेलियर तक हो जाता है, जिसको इन आम भाषा में आप बोल सकते हो कि लिवर फेल हो गया। पर अगेन वो भी टेम्पररी होता है, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट वो ठीक हो सकता है, पर इन सीवियर केसेस वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो जिस सीवियर केसेस में आप बोले लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो डेथ के केसेस फिर कितने आते हैं इससे? डेथ अगर आप देखेंगे तो डेथ का रेट बहुत कम है अब, बिकॉज आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, तो एक्यूट इन्फेक्शंस में डेथ का रेट अब काफी कम हो गया, इट इज लेस देन 10%। अगर पेशेंट प्रॉपर्ली सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले और उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये मुझको इतना सीवियर लिवर डिजीज है एंड आई शुड टेक मेडिकल हेल्प। तो डॉक्टर जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग तरह के लिवर इन्फेक्शन की बात की, तो टाइप्स ऑफ लिवर इन्फेक्शन भी होते हैं? लिवर इन्फेक्शन किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया। इसमें वायरल सबसे कॉमन है, वो आप आम लोगों ने सुना है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस तो बहुत अनकॉमन होता है, हेपेटाइटिस ई। तो ये वायरल इन्फेक्शन हो गए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो जैसे लिवर एब्सेस अगर आप सुने, आम भाषा में बोलते लिवर में पस हो जाना, उसके दो टाइप होते हैं, एक तो बैक्टीरियल होता है, दूसरा अमीबिक होता है। अमीबिक इज अगेन पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो अमीबिक लिवर एब्सेस भी अगेन बहुत कॉमन है और वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। जो बाकी पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो थोड़े कम कॉमन है, वो कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशंस में ही होते हैं। जैसे लोग जो एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनको हेरिडिटरी डिजीज ऑफ लिवर हो जाता है, शीप्स और डॉग्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उनको हेरिडिटरी डिजीज ऑफ लिवर होता है, पर वो रेयर है। तो आई थिंक फॉर दिस पॉडकास्ट वी शुड concentrate on the common infections. तो common है viral infection, viral hepatitis and the bacterial and amoebic liver abscess. Okay, तो आपने यहाँ पे जितने types of liver infection बताए, क्या इनके symptoms भी अलग होते हैं? नहीं, symptoms काफी हद तक कॉमन होते हैं। तो जैसे अगर वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो हमेशा पेशेंट को एक वायरल हेपेटाइटिस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो अलग अलग टाइप्स का अलग अलग है, पर एक एवरेज 3 से 4 हफ्ते का पीरियड होता है। तो पेशेंट को एक मेन पूरा हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आने से पहले 3 से 4 हफ्ते पहले ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो नॉन स्पेसिफिक होंगे, जैसे थकान रहना, भूख ना लगना, किसी काम में मन ना लगना, नींद ना आना। और उसके बाद ये 3-4 हफ्ते से हो रहा होगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, और जो वो एक फुल ब्लोन इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है, फिर उसको मेन सिम्टम्स आएंगे जो कि फीवर, बुखार होना, जॉन्डिस होना, बिल्कुल ही भूख ना लगना, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाना, यूरिन पीला हो जाना। अच्छा, उस ऐसे में आपको फिर हॉस्पिटल जाना ही चाहिए या डॉक्टर्स की कंसल्टेशन लेनी ही चाहिए या एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है ऐसे उस कंडीशन में आने में। ओके, तो डॉक्टर जैसे लिवर इन्फेक्शन के आपने जितने सिम्टम्स बताए स्टार्टिंग वाले, वो तो फ्लू जैसे ही हैं, तो लोग फिर कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कहीं नॉर्मल फ्लू, नॉर्मल वायरस तो नहीं है या लिवर इन्फेक्शन तो नहीं है? आप देखेंगे जो कॉमन फ्लू है नॉर्मली वो 6 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। और जो लिवर वाले हैं वो सिम्टम्स सेम तो है, एक तो उनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, जैसे मैंने बताया 3 से 4 हफ्ते आपको लगेगा, 4 हफ्ते से ऐसा कोई फ्लू नहीं होता जो 4 हफ्ते रहे, ज्यादातर फ्लू 5 to 7 डेज में ठीक हो जाते हैं। फ्लू विल बी यूजली एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, जैसे खांसी, जुकाम, वो सब होगा। हेपेटाइटिस में ये नहीं होगा। हेपेटाइटिस में आपको एक जनरल वीकनेस, जनरल लेथार्जी होगी, यूजली कोल्ड एंड कफ के आपको नहीं मिलेगा। और भूख, फ्लू में कभी भूख इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। आप देखेंगे तो लिवर इन्फेक्शन में भूख बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, पेशेंट को बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और एक और जो थोड़ा स्पेसिफिक है, अगर आप देखें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्या होगा, फीवर बहुत हाई ग्रेड आता है। फीवर विद जो लिवर एब्सेस के पेशेंट्स होते हैं जिनको बैक्टीरियल या अमीबिक लिवर एब्सेस होती है, उसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड आता है, विद चिल्स आता है, मतलब एकदम ठंड लग के बुखार आएगा। अगेन वो भी उसकी ड्यूरेशन लंबी होगी। ऐसे पेशेंट आते हैं कि 2 हफ्ते से बुखार ही आ जा रहा है,
तो फ्लू में ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली इनिशियल फेज में सिम्टम्स आर कॉमन, बट डेफिनेटली इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और वो पेशेंट को पता चल जाएगा कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं। और आजकल ऑब्वियसली इतनी अवेयरनेस हो गई है, तो विद इन दिस पीरियड यूजली पेशेंट्स विल कॉन्टैक्ट डॉक्टर, तो किसी ना किसी को दिखाई लेते हैं, तो यूजली पता चल जाता है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग के 3-4 हफ्तों में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें सिम्टम्स दिखते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम्स और बढ़ने लगते हैं। तो जो स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते हैं उसमें बॉडी में जितने चेंजेस हो रहे हैं, वायरस ग्रो हो रहा है, तो कितना ग्रो हो जाता है या कितना बढ़ जाता है जिसकी वजह से आगे चल करके आपने जैसे कहा लिवर फेलियर तक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कैसे ये ग्रो करता है? एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड में तो जो उसका एक स्पेसिफिक नंबर है साइंटिफिकली कि जो वायरल लोड बहुत बढ़ जाए बॉडी में, जैसे कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम होना चाहिए? उसका वैसा मेजर नहीं है। अच्छा। इट इज वो एक्चुअली उसका मेजरमेंट क्लिनिकली ही होता है कि जब पेशेंट को सिम्टम आने लगे तो हम मानते हैं कि हाँ वायरल लोड इतना बढ़ गया कि वो क्लिनिकल डिजीज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। तो जो प्रोड्रोमल फेस है उसको तो मेजर करने का तरीका नहीं है। वायरल लोड होने के बाद हम वायरल कर सकते हैं, जब वो सिम्टम आएंगे तभी इनफैक्ट आप टेस्ट कराओगे, तभी आप वो मेजर करोगे। तो हेपेटाइटिस बी और इनके लिए हर वायरस के लिए मेजर भी किया जा सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए मेजर किया जा सकता है, सी के लिए मेजर किया जा सकता है, और ए और ई के लिए तो हम वायरल का लोड नहीं मेजर करते, खाली एंटीबॉडी मेजर करते हैं। बॉडीज अगर बॉडी पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज है हेपेटाइटिस ए की या ई की, तो हम मान लेते हैं उसको एक्यूट इन्फेक्शन है। और एक्चुअली पेशेंट को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वायरल लोड मेजर करने की जरूरत भी नहीं है। वो सिम्टम से ही और लिवर फंक्शन टेस्ट से ही वो मेजर हम डिसाइड करते हैं कि आप पेशेंट ठीक हो रहा है। ओके, तो आपने जैसे यहाँ पे कहा एक्यूट इन्फेक्शन, इसका मतलब ऐसा होता है कि जल्दी से इन्फेक्शन फैल गया शरीर में? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पेशेंट्स को ये समझ नहीं आया। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है जो विद इन 4 वीक्स हो गया, 4 हफ्तों में, विद इन 4 हफ्ते के अंदर हो गया, और उसके सिम्टम्स वगैरह सब विद इन 4 वीक्स डेवलप हुए। और क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं जो 6 मंथ से ज्यादा चला गया, 6 महीने तक भी जा सकता है। 6 महीने के लाइफ लॉन्ग हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। ओके, तो अगर उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो उसको जो 6 महीने से ज्यादा अगर परसिस्ट कर रहा है डिजीज, देन इट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फेक्शन। और जो 4 हफ्ते रह रहा है, दैट इज एक्यूट इन्फेक्शन, जो विद इन 4 वीक्स 4 to 6 वीक्स ठीक हो जाता है। 4 to 6 वीक्स का कोर्स होता है, उसी में वो इन्फेक्शन होगा, सिम्टम्स आएंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड अलग है, मैं ये सिम्टम्स आने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब पेशेंट बीमार हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, उसके विद इन 4 to 6 वीक्स ठीक हो जाता है एक्यूट इन्फेक्शन। और अगर ये इन्फेक्शन ठीक ना हो और चलता रहे तो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। पर हर हेपेटाइटिस क्रॉनिक नहीं होता, ज्यादा कॉमन है बी और सी। ए और ई कभी क्रॉनिक नहीं होता। हेपेटाइटिस बी और सी कैन लीड टू अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, और ये लाइफ टाइम चल सकता है। लाइफ टाइम चल सकता है डेफिनेटली। तो एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन में से ज्यादा डेंजरस कौन है? डेफिनेटली क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो जो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एक वर्ड लिवर सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं, जिसमें लिवर पेशेंट का परमानेंटली खराब हो गया, उसको या तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या जीवन भर खराब लिवर के साथ ही लाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। उसको क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो बी और सी पे ज्यादा होता है। और वर्ल्ड वाइड लिवर डिजीज की वजह से जो डेथ होती है, या कह सकते हैं लिवर रिलेटेड मोर्टेलिटी, मतलब लिवर के कारण जो लोग मर रहे हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा मरते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी में लिवर को इतना ज्यादा धीरे लिवर डैमेज हो जाता है, फिर वो सस्टेनेबल विद लाइफ नहीं रहता, मतलब लिवर इतना फंक्शन मेंटेन नहीं कर पाता कि बॉडी सही से फंक्शन करे। और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसे एक्यूट लिवर इन्फेक्शन और क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन के सिम्टम्स अलग होते हैं, ये भी सेम होते हैं? एक्यूट और लिवर के इनिशियल सिम्टम्स सेम होंगे, बट क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे खून की उल्टी होना। तो खून की उल्टी होना सबसे कॉमन सिम्टम है। वो इसलिए होता है कि अगर आम भाषा में समझे, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेन्स होते हैं जो लिवर के थ्रू ड्रेन करते हैं। और जब लिवर खराब होता है तो उन वेन्स में प्रेशर बढ़ जाता है और वो वेन्स फूल जाती है, और फूलने के कारण वो फटती है और उनसे ब्लीडिंग होती है। तो सबसे कॉमन साइट होती है ईसोफेगस, जो हमारे फूड पाइप और स्टमक की जंक्शन पे। अच्छा। और भी बहुत सारी जगह होती है, वो सबसे कॉमन है। तो वो उसको बोलते हैं ईसोफेजियल वेराइसिस, और वहां से ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो कई बार पेशेंट सीधा ही ऐसे आता है कि पेशेंट बैठे थे, उसको 10 दिन से बुखार था और दर्द हुआ और सीधा खून की उल्टी, और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। पर आजकल बिकॉज ऑफ बहुत एडवांस एंडोस्कोपिक इंटरवेंशंस आ गए, यूजली मैनेज हो जाती है। पहले इस चीज के कारण बहुत ज्यादा डेथ होती थी, पर आजकल ये मैनेज हो जाता है आराम से। एंडोस्कोपिकली ही मैनेज होता है, सर्जरी भी इसके लिए आजकल करनी नहीं पड़ती। तो ये खून की उल्टी के अलावा भी और कोई? उसके अलावा सीवियर जॉन्डिस होना है। जो एक्यूट में जॉन्डिस होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है। अच्छा। जो क्रॉनिक पेशेंट का जो जॉन्डिस का लेवल, बिलिरुबिन का लेवल 20-25 बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और ऑब्वियसली अगेन वही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होगा कि 1 साल से जॉन्डिस ही है। और क्या फिर बॉडी में चेंजेस होते हैं जॉन्डिस के टाइम? जॉन्डिस के कारण जैसे एक तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, जॉन्डिस के कारण जो जॉन्डिस के कारण नहीं होते, वो लिवर की वजह से पेट में पानी भरना। आपने कई पेशेंट्स को तो पेट में 5-6 लीटर पानी भर जाता है, उसको असाइटिस बोलते हैं, पेट फूल जाता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। और प्रोटीन की बहुत कमी होती है, तो पेशेंट एकदम मैलनरिश दिखेंगे आपको, एकदम सूख गए हैं, जैसा आम भाषा में कहते हैं खाना लग ही नहीं रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो वीकनेस ही हो रही है, वेट लॉस होता जा रहा है।
और एसाइटिस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो एक अगेन सेकंड मेजर सिम्टम है। तीसरा जो मेन सिम्टम है उसको बोलते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। उसको आम भाषा में बोले तो वो जैसे कि पेशेंट को बेहोशी की हालत में रहेगा, उसको हमेशा ही नींद आ रही है, या फिर बहकी बहकी बातें करने लगेगा, या बहुत इरिटेबल रहेगा। तो स्टार्ट होता है इरिटेबिलिटी से, अल्टीमेटली फिर वो ऐसा हो जाता है कि बहुत बेहोश रहने लगता है, और अल्टीमेटली हेपेटिक कोमा बोलते हैं, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन के जो एडवांस स्टेजेस में, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक कोमा। ओके, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब बहुत ज्यादा है। और अगेन चौथे पांचवे जो कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे किडनी पे असर आना, आपकी किडनी पे असर आता है, किडनी पे आपका किडनी का फंक्शन डिक्रीज होने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, इवेंचुअली कई बार आपको उसके लिए डायलिसिस भी करना पड़ता है। अच्छा। बहुत एडवांस स्टेज में लंग में इन्फेक्शन आता है, लंग में जैसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं हार्ट के लिए ब्लड प्रेशर, ऐसे लंग के लिए भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो जाती है, वो एसाइटिस की वजह से भी हो जाती है और उसकी वजह से भी हो जाती है। तो क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन इज अ सीरियस डिजीज, डेफिनेटली इट इज। उसके लिए तो उस स्टेज तक तो यूजुअली पेशेंट किसी न किसी डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट ले ही रहा होता है। करेक्ट। तो आई थिंक वो तो मेडिकली ही मैनेज हो सकता है, हॉस्पिटल में ही मैनेज हो सकता है। और अगर एक्यूट लिवर इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर वो किस तरह के होते हैं? एक्यूट लिवर इन्फेक्शन में अच्छी बात ये है, आप देखेंगे तो 80 to 90% ऑफ एक्यूट लिवर इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए कोई दवाई ना, कोई स्पेसिफिक दवाई है वायरल, मैं अगर वायरल की बात करूं, वायरल एक्यूट इन्फेक्शन की कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है, और वो 90% सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं। कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं? यूजुअली 4 to 6 वीक्स। 4 to 6 आफ्टर वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, सिम्टम्स आने के बाद। जब मान लीजिए हमने पेशेंट को, ऑब्वियसली आपके पास तब आएगा जब हमारे पास तब आएगा जब पेशेंट को सिम्टम्स हमने डायग्नोज कर लिया इसको हेपेटाइटिस ए है, तो आज डायग्नोसिस होने के बाद यूजुअली 4 to 6 वीक्स में वो नॉन मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मेरा मतलब अच्छी डाइट देना, उनको रेस्ट देना, अच्छा से हाइड्रेशन देना, और उससे वो ठीक हो जाते हैं। तो 90% से 10% ही होते हैं जो सीवियर हो जाएंगे। सीवियर होने के कारण इनको जाता है एक्यूट लिवर फेलियर या कोई हेपेटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो, तो फिर उनको एडमिशन करना पड़ता है और हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तो एक्यूट लिवर इन्फेक्शन यूजुअली क्यूरेबल होता है। तो एक्यूट लिवर इन्फेक्शन से क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन तक कैसी चीजें पहुंच जाती हैं? हाँ, ये बहुत 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 वैलिड क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा आपको बताया, हेपेटाइटिस ए क्रॉनिक नहीं होता, ई कभी क्रॉनिक नहीं होता, बी और सी में क्रॉनिक के चांस ज्यादा होते हैं, और बी और सी में भी ओनली 5 to 10% पेशेंट्स विल टर्न इनटू क्रॉनिक। तो वो वही है कि जो वो बॉडी के इम्यून रिस्पांस पर डिपेंड करता है, किस पेशेंट की कैसी बॉडी की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी भी बॉडी उस हेपेटाइटिस बी को कैसे हैंडल कर रही है। तो सबको नहीं होता है, सिर्फ 5 to 10% विल टर्न इनटू क्रॉनिक। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे किसी को HIV है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे है किसी कारण से, और जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल के कारण ऑलरेडी लिवर बहुत खराब है, उन पेशेंट्स को क्रॉनिक होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जो उनका हेपेटाइटिस भी क्रॉनिक की तरफ चला जाएगा, उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। अगर बच्चों को हेपेटाइटिस होता है लेस देन 5 years, वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि क्रॉनिक हो जाएगा। तो बच्चों वाला पार्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। बच्चों वाला पार्ट देखेंगे तो आप जो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन है, स्पेशली इन आवर कंट्री, वो उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी मदर से बच्चे को होना। और जो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों को होता है उसके क्रॉनिक होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। इसलिए वो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी टाइम अगर किसी को ऑलरेडी हेपेटाइटिस भी है, उसको इन्फेक्शन भी नहीं है, सिर्फ कैरियर भी है मदर, तो बच्चे होने के चांस है। तो हो सकता है मदर सिर्फ कैरियर से मेरा मतलब है जिन पेशेंट्स के अंदर वायरस तो है, उनको कोई डिजीज नहीं, कोई सिम्टम नहीं है, लिवर उनका ठीक है, उनको बोलते हैं कैरियर। तो अगर मदर हेपेटाइटिस बी की कैरियर भी है तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो कितना टाइम लगेगा फिर उसके क्रॉनिक में कन्वर्ट होने में? वो जैसे एज के हिसाब से, वो क्रॉनिक का तो मतलब है कि 6 months के बाद हुआ है, उसको सिम्टम्स कब आएंगे वो तो डिपेंड करता है, किसी को 30 साल की एज में आएंगे, किसी को 40 years की एज में आएंगे, किसी को नहीं भी आएंगे। तो मतलब वो बच्चा पैदा हुआ और 30 साल तक कोई सिम्टम्स नहीं आ सकते, पर बाद में लिवर खराब हो सकता है उसका इवेंचुअली। अच्छा, तो अगर जैसे वो बच्चा, मतलब अगर उसके माँ कैरियर थी, बच्चे से माँ से बच्चे में चला गया, कोई इन्फेक्शन नहीं है उसमें, और पता चला अचानक से 30 साल के बाद केस है तो ये लिवर इन्फेक्शन हो चुका है उसका, तो बीच में कोई टेस्ट वगैरह होता है करने के लिए? बीच में टेस्ट अगर पेशेंट को, अगर जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी कैरियर है, उनको जिनको ऑलरेडी HbA1c पॉजिटिव है, जिनको ऑलरेडी है, उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उनको हम लिवर फंक्शन टेस्ट साल में या 2 साल में एनुअली करते हैं। पर ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। स्पेशली बात है कि इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, देयर इज नथिंग टू स्टॉप इट। तो अगर एक बार आपको लिवर डिजीज होना है तो फिर वो होना ही है, देयर इज नथिंग टू स्टॉप इट। मतलब एक बार अगर लिवर खराब हो गया तो फिर फिर देयर इज नथिंग टू रिवर्स दैट प्रोसेस। ओके, तो अगर जैसे किसी का लिवर इन्फेक्शन जानना है कि कहीं मुझे लिवर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सच ऐसे टेस्ट हैं जो पता कर सकते हैं? डेफिनेटली, उसके लिए बहुत सारे मार्कर्स होते हैं। जैसे फॉर हेपेटाइटिस के लिए तो एंटीबॉडीज और उनके एंटीजन के मार्कर्स होते हैं, तो वो आप जाएंगे तो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा, पहले सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, कोई भी आता है लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं है। कैसे पता करें कि नॉर्मल है, क्या पैरामीटर? लिवर में अगर एक जो उसका मेन पैरामीटर होता है बिलिरुबिन होता है, उसको बोलते हैं। अगर बिलिरुबिन
बढ़ा हुआ है। कितना, क्या मार्कर? बिलिरुबिन जो नॉर्मल है, बिलिरुबिन का लेवल 1 होता है, नॉर्मल 1 to 1.2 होता है। अगर 1 से ज्यादा बढ़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको हिसाब से डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा। फिर ऐसे लिवर एंजाइम्स होते हैं जिनको SGOT SGPT बोलते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज लेस देन 50, कुछ लैब से वेरी करेगी, फिर 40 to 60 लेस देन इसी रेंज में होते हैं। अगर वो 2 times द नॉर्मल है, लाइक 40 की जगह 80 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है या 120 आ रहा है, तो फिर उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अगेन फिर उसका कारण, बहुत सारे कारण होते हैं लिवर डिजीज के इन्फेक्शन के अलावा भी, तो फिर वो डॉक्टर स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे आपके कि किस कारण से है। तो जब भी अगर किसी का लिवर फंक्शन एबनॉर्मल आता है, आजकल बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है रूटीन हेल्थ चेकअप का, और काफी पेशेंट ऐसे ही डायग्नोज होते हैं कि रूटीन हेल्थ चेकअप में आपका लिवर फंक्शन डीरेंज आता है। फिर जब उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराया जाता है तो फिर पता चलता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी। तो लिवर इन्फेक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट के अलावा कोई और? हाँ, जैसे ये तो बात हो गई थी जो हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये एम्बीबिक लिवर एब्सेस की जो इन्फेक्शन है, उनकी अच्छी बात है कि उनके सिम्टम्स बड़े एक्यूट होते हैं। मतलब पेशेंट को बहुत फीवर होगा, पेन होगा, और वो पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल प्रेजेंट करते हैं, और वो जल्दी से ठीक भी होते हैं, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं, उसमें क्रॉनिक वाला कुछ नहीं होता। तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एम्बीबिक लिवर एब्सेस, उस एक्यूट फेज में तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं बहुत कम नंबर पेशेंट्स में, बट वो बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे लिवर में जैसे मैंने आपको बताया पस बन सकती है, तो उस केस में अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि देखने के लिए कहीं पस नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। और जो स्पेसिफिक टेस्ट है, जब जैसे किसी को अगर क्रॉनिक की तरफ जा रहा है तो उसके लिए और बहुत टेस्ट है देखने के लिवर कितना खराब हुआ है। तो जैसे फाइब्रो, उसके एक टेस्ट है फाइब्रो स्कैन। अच्छा। उसमें देखा जाता है लिवर में कितना फाइब्रोसिस हो गया बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, और उससे हम जान सकते हैं कि लिवर किस हद तक खराब हुआ है। और फिर उसके अलावा उनके कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया खून की नसें फूलती हैं तो उसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है देखने के लिए। अगर पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज पता चलता है इन टेस्ट में, लिवर फंक्शन में, और तो फिर हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि खून की नसें फूली हुई हैं, तो पता चल जाता है कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई, यानी लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज से कॉम्प्लिकेशन होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, कि जो जिसमें खून की नसें फूल जाती है। अच्छा। और ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आप कहें, जो बिल्कुल फाइनल टेस्ट है, दैट इज लिवर बायोप्सी। लिवर का हम टुकड़ा लेके बायोप्सी में टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में, उसको देख के बताया जा सकता है कि लिवर कितना डैमेज हो गया या इस पेशेंट को लिवर सिरोसिस है कि नहीं। अच्छा, तो ये सारे टेस्ट स्टेज वाइज अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट, वो किस स्टेज पे आ रहा है, और दिस इज नॉट कि सारे एक साथ कराने, ये सीक्वेंस वाइज कराए जाते हैं। पहले आप लिवर फंक्शन करेंगे, उसके बाद कारण जानेंगे। जेनेरिक टेस्ट इज लिवर फंक्शन टेस्ट, कितने साल में कराते रहना चाहिए फिर? ऐसे रूटीन रिकमेंडेशन नहीं है। आप देखें, लिवर फंक्शन टेस्ट ना रूटीन रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा। अगर मान लो एक हेल्दी कोई पेशेंट है, उसको जनरली हर बार लिवर फंक्शन कराना ऐसा नहीं है। हाँ, कोई पेशेंट है जिनको डायबिटीज है, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, और एज 50 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, BMI मोर देन 30 है, वो उनके एज ए जो लोग रूटीन हेल्थ चेकअप होता है उसमें वो लिवर फंक्शन इंक्लूडेड होता है। पर ऐसे कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं फॉर हेल्दी पेशेंट। ओनली आफ्टर सिम्टम्स ही आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है, आपको भूख नहीं लग रही 4 हफ्ते, जो हमने सिम्टम्स डिस्कस करिए, जॉन्डिस है, वेट लॉस हो रहा है, तब आपको लिवर फंक्शन कराना है। ओके, रूटीन में कराने की जरूरत नहीं है। फॉर अ हेल्दी पेशेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो डॉक्टर जैसे हमने सिम्टम्स यहाँ पे डिस्कस की, कुछ और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो यूजुअली लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है या लिवर फंक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो थकान और कमजोरी को लेकर लोग बोलते हैं कि ऐसे ही हो सकता है, हो गया। तो थकान कमजोरी हमेशा नॉर्मली हो सकता है या ये सच में लिवर इन्फेक्शन का एक साइन है? हाँ, मतलब आप ऐसा मानिए कि थकान और कमजोरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो लिवर तो एक्चुअली उसका एक बहुत छोटा कारण है। मान लीजिए आपको थकान हो रही तो हो सकता है आपको सिर्फ एनीमिया हो, आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन कम हो, या सिर्फ आप ओवरवर्कड हो, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो। तो इसलिए थकान तो एक बहुत जनरल सिम्टम है, वो लिवर की वजह से भी हो सकता है और बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। तो वो जब आप किसी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया उसकी ड्यूरेशन में, मान लीजिए आपको 1 हफ्ते तक थकान है, आपको वायरल फीवर है, खांसी जुकाम है, तो समझ आएगा कि वायरल फीवर की वजह से हुआ है। पर आपको 4 हफ्ते से आपको ऐसे चल रहा है, 6 हफ्ते से आप ऐसे ही फील कर रहे हो, तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर ही देख के फिर डिसाइड करेंगे कि आपकी थकान किस वजह से है, लिवर की वजह से है कि हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से है या कोई और कारण है। ओके, पेट में सूजन अगर बहुत ज्यादा रह रही है तो ये फिर किस स्टेज का लिवर इन्फेक्शन हो सकता है? पेट में सूजन अगर आप ध्यान में ना 2 चीज हो गई, एक तो हो गया इन्फेक्शन, एक हो गया लिवर डिजीज। लिवर डिजीज मतलब वो क्रॉनिक वाला, तो उसकी बात नहीं करते, अभी हम खाली इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो सूजन जो आती है वो तभी आती है जब लिवर में मान लीजिए पस हो जाए, बहुत एक्यूट हेपेटाइटिस, लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो उसको पेशेंट को फील होता है कि पेट में सूजन आ रही है और दबाने पे दर्द भी है, उसको पेट में दर्द भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, सूजन भी आ रही है, तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस का साइन होता है। सारे सिम्टम्स देखें तो बहुत कम पेशेंट्स में पानी भर जाता है पेट में, एक्यूट फेस में भी वो पानी भर जाता है। अच्छा। उसके कारण भी सूजन आ सकती है। ओके, और तो सूजन पर बहुत कम, बहुत
एडवांस स्टेजेस में देखी जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी। सूजन, पेट में सूजन होना यूजुअली साइन ऑफ एडवांस लिवर, अगर लिवर डिजीज की बात करें इट इज साइन ऑफ एडवांस लिवर डिजीज। ओके, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पेट के राइट साइड के अपर पार्ट में दर्द होता है, तो ये भी लिवर इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। अगर राइट के अपर में है वो गॉल ब्लैडर की वजह से भी हो सकता है, पर हाँ लिवर का भी एक कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट बोलते हैं हम, राइट साइड में अपर पार्ट में दर्द होता है, वो बहुत कॉमन सिम्टम है। ओके, स्किन का और आंखों का पीला होना हमेशा सिर्फ जॉन्डिस का ही साइन है या हो सकता है कि आगे चलकर लिवर इन्फेक्शन? नहीं है तो वो साइन हमेशा जॉन्डिस का, पर वो जरूरी नहीं लिवर के वजह से ही हो। जॉन्डिस के भी और भी कारण होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, जॉन्डिस भी दो तरह का होता है। एक तो होता है कि लिवर के कारण जो जॉन्डिस होता है, और एक लिवर डिजीज के कारण जॉन्डिस होता है। एक जॉन्डिस होता है सर्जिकल जॉन्डिस, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोलते हैं, अगर मेडिकल टर्म्स में सुने उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। वो इसलिए होता है, मान लीजिए कोई मैकेनिकल कारण है, तो जो बाइल का बॉडी से निकलने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, तो उसमें हो सकता है आपका लिवर तो नॉर्मल है पर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और आपके कॉमन बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर से एक नली जाती है लिवर से निकल के इंटेस्टाइन में, वो ब्लॉक्ड है, तो उसके कारण जॉन्डिस होता है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। अच्छा, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज, इज कॉज ऑफ जॉन्डिस इज आउटसाइड द लिवर डिजीज। और एक प्री हेपेटिक जॉन्डिस भी होता है कि जिसमें लिवर का कोई वो नहीं है, पर वो जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है, जैसे जिन पेशेंट्स को कुछ थैलेसीमिया है वो या उसके कारण, वो बहुत मेडिकल कारण भी होते हैं जॉन्डिस के। तो अगेन जॉन्डिस डेफिनेटली इज द मेन सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज, बट अगेन जॉन्डिस की भी बहुत सारे, कैंसर में भी जॉन्डिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, उसमें वो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन पैनक्रियाटिक कैंसर की जॉन्डिस होती है। ओके, तो जॉन्डिस तो जॉन्डिस इज अ सीरियस सिम्टम। तो आप अगर देखेंगे तो आई थिंक हमारे पॉडकास्ट से जो पेशेंट्स को सीखना चाहिए, जॉन्डिस इज अ सिम्टम व्हिच शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो इसमें स्किन का पीला होना, आंखों का पीला होना, यूरिन का पीला होना, और आपका जो मोशन होता है वो व्हाइट हो जाता है। मोशन व्हाइट हो जाता है, हाँ, वो एकदम क्ले कलर, पेशेंट एकदम देखेगा कि स्टूल, नॉर्मली स्टूल येलो होता है, तो वो देखेगा एकदम व्हाइट हो गया, उसको बोलते हैं क्ले कलर्ड स्टूल। तो क्योंकि वो जॉन्डिस यूजुअली वहीं से एक्सक्रीट होता है, जो जॉन्डिस होता है इससे यू कैन से येलो कलर्ड पिगमेंट, जो पिगमेंट है बिलिरुबिन, वो स्टूल में एक्सक्रीट होता है। वो स्टूल में एक्सक्रीट होना बंद होके बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो इसलिए स्किन, आंखें और यूरिन तो पीला हो गया पर स्टूल व्हाइट होता है। तो एक बड़ी टिपिकल लिस्ट है। और इसके अलावा जो इसके साथ एक मेन सिम्टम होता है वो होता है इचिंग। पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग होती है पूरी बॉडी पे, आप देख पाओगे उनके कई पेशेंट की बॉडी पे आपको स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे, उन्होंने पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो जो बिलिरुबिन होता है वो स्किन में जमा होता है और वो इचिंग करता है। तो ये भी लिवर इन्फेक्शन लिवर इन्फेक्शन नहीं, लिवर डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है इचिंग। ओके, फीवर आना बहुत ज्यादा, ये भी लिवर इन्फेक्शन का? हाँ, लिवर जो ये जितने भी इन्फेक्शन है इनका एक मेन सिम्टम फीवर है। तो फीवर का कुछ पैटर्न होता है कि फीवर आ रहा है, जा रहा है, या बहुत हाई या फिर अचानक से खत्म हो गया? जैसे मेरे को पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उनमें हाई ग्रेड फीवर होता है, और वो वही हर 4-6 घंटे में स्पाइक आ रहा है, फीवर है 102, 103 और ठंड लग के आ रहा है। और जो हेपेटाइटिस का फीवर होता है वो यूजुअली लो ग्रेड होता है, कि डेली फीवर रह रहा है, 4 हफ्ते से फीवर चल रहा है, और वो 100 पेशेंट को कभी फीवर लगता है कभी नहीं लगता, पर क्योंकि लो ग्रेड होता है तो कई बार पेशेंट्स को पहचान पाते, कई नहीं पहचान पाते, बट वो ऐसे कहेंगे कि हमेशा से बुखार है, 4 हफ्ते से बुखार है, तो फिर ये एक साइन है। तो ये एक साइन है, लिवर कुड बी अ साइन ऑफ हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। ओके, और भूख ना लगना भी लिवर इन्फेक्शन का साइन है? भूख ना लगना, हाँ, भूख ना लगना और फीवर दे गो हैंड इन हैंड। तो वो दोनों कॉमन सिम्टम है कोई भी वायरल हेपेटाइटिस को, सबसे पहले भूख इफेक्ट होती है। तो इसमें वेट लॉस भी अचानक से हो जाता है? वेट लॉस अगर बहुत एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जैसे मैं बताया वो 3-4 हफ्ते, तो उसमें इतना वेट लॉस नहीं होगा, पर क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर किसी को हो गया या बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली वेट लॉस हो सकता है। तो भूख ना लगना और सडन वेट लॉस, ये भी एक हो सकता है? सडन वेट लॉस, ग्रेजुअल वेट लॉस, धीरे-धीरे थोड़ा ग्रेजुअल वेट, सडन वेट लॉस की कंडीशन अलग होती है, इसमें वेट लॉस ग्रेजुअल होगा। अगर पेशेंट 2-3 महीने से बीमार है, 2 महीने से बीमार है, तो ग्रेजुअल थोड़ा वेट लॉस होगा। ओके, नोजिया, वोमिटिंग या फिर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी लिवर इन्फेक्शन का ही सिम्टम? ये हो सकते हैं। लिवर इन्फेक्शन जो हेपेटाइटिस में जैसे फीवर है और भूख ना लगना, उसके साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग और डाइजेशन, जो हम आम भाषा बोलते हैं खाने का मन ही नहीं कर रहा है, और जो खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो हो सकता है। ओके, आपने जैसे बोल तो दिया, लेकिन वही है कि इचिंग और डार्क यूरिन भी लिवर इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। लिवर डिजीज का, नॉट एग्जैक्टली इन्फेक्शन, लिवर डिजीज का सिम्टम हो सकता है। ओके, तो बच्चों में फिर अडल्ट से सिम्टम्स कितने अलग होते हैं या सेम होते हैं? सिम्टम तो बच्चों में भी अगर वायरल हेपेटाइटिस होगा सेम ही सिम्टम आएंगे, बट यू कैन से कि बच्चों में सिम्टम्स जो एक्यूट वाला ज्यादा देखा जाता है, एक्यूट लिवर, क्योंकि बच्चों में तो यूजुअली सिरोसिस नहीं देखा जाता, क्योंकि सिरोसिस होते एज में टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया वो ओवर द एज होता है 30-40 साल। हाँ, पर अगर सिम्टम्स, अगर वो स्टेज आती है तो सिम्टम्स सेम होते हैं, बच्चों और बड़ों में कोई सिम्टम्स से डिफरेंस नहीं होता है। तो डॉक्टर जैसे अब कोई अडल्ट है तो उसको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो तो बता सकता है कि हाँ मुझे ये सब सिम्टम्स, बच्चे तो नहीं बता पाते ये सिम्टम्स, तो फिर हम बच्चों में कैसे डायग्नोज करें? बच्चों पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा डल रह रहा है, बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, तो ऐसा नहीं, वो तो पता चल ही जाएंगे। बच्चा नहीं बताएगा तो, क्योंकि बहुत
बहुत यूजली सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी एक्टिविटी को बहुत अफेक्ट कर देंगे। तो बच्चों की एक्टिविटी, प्लेफुल एक्टिविटी जो होगी वो सारी अफेक्ट हो जाएगी, एंड पेरेंट्स विल यूजली नो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। तो डॉक्टर, जैसे हमने इतने सारे सिम्टम्स की बात कर ली, लोगों के मन में जेनरिक सवाल यही आता है कि आखिर लिवर इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो ये बताइए थोड़ा। तो देखिए, लिवर इन्फेक्शन जैसे आप देखेंगे तो 3 मेन मोड है लिवर इन्फेक्शन के। एक हुआ है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसको बोलते हैं फीको ओरल रूट। तो जो हेपेटाइटिस ए और ई है, जो सब ज्यादा कॉमन भी है, एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे कॉमन ए और ई है, और वो उनका मेन फैलने का जो रास्ता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। तो मान लें आप, क्योंकि जो वायरस है ये पेशेंट की फीसिस में एक्सक्रीट होता है, तो जो पेशेंट इन्फेक्टेड है वो अपने स्टूल में एक्सक्रीट करेगा और वही वाटर में जाएगा। अगर वो कहीं, जैसे जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सैनिटेशन पुअर है, बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं, और वही हाथ वो फूड पे लगा देगा, तो मेन उसमें जो मोड ऑफ स्प्रेड है हेपेटाइटिस ए और ई का, वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। गंदा खाना, गंदा पानी। तो ऑब्वियसली आपको खाना खाने से पहले जो जनरल प्रिकॉशन है वही आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको पानी हमेशा अच्छी जगह से पीना है, फिल्टर करके पीना है, हाथ धो के खाना खाना है, वॉशरूम जाने के बाद ऑब्वियसली हाथ धोने हैं। कई जगह ये प्रैक्टिसेस शायद ब्रीच होती है, तो वहाँ ये बहुत कॉमन है ए और डी। आप कहीं फूड स्टॉल, कहीं खाना खा रहे हैं, रोड साइड कुछ खा रहे हैं किसी स्टॉल से, आपको नहीं पता कि वो वर्कर कैसे हाइजीन मेंटेन कर रहा है अपने हाथ की, खुद की, और जो पानी वो यूज कर रहा है उसमें हाइजीन मेंटेन। तो ये बहुत कॉमन कॉज है, और ये एपिडेमिक की तरह आते हैं कि मान लीजिए एक जगह एक पेशेंट को हो गया तो फिर उस एरिया में बहुत सारे लोगों को हो जाएगा, क्योंकि वो उस एरिया का ऑब्वियसली वहाँ सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, या पानी प्रॉपर नहीं है, या खाना प्रॉपर नहीं है, और वो बहुत सारे, तो आप देखेंगे ये एपिडेमिक के फॉर्म में आते हैं। तो कंटेजियस है ये, एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होता है। तो मान लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो ऐसा नहीं, ए है तो मेरे साथ वाले को होगा, ऐसा नहीं है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं होता है, टच से नहीं होता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। बी और सी की बात करें तो उनके थोड़े ट्रांसमिशन के मेथड अलग है, वो इस तरह से ट्रांसमिट नहीं होते, वो हमेशा बॉडी प्रोडक्ट से ट्रांसमिशन होता है उनका। बॉडी प्रोडक्ट, तो मेन बॉडी प्रोडक्ट है ब्लड, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर आपको कंटामिनेटेड ब्लड, मान लीजिए जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, अगर हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, उसने किसी को ब्लड दिया, तो उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब खूनदान वाला। हाँ, तो इसलिए ऑब्वियसली आप देखो हर ब्लड बैंक में प्रोसीजर होता है, वो आपका पहले टेस्ट करते हैं, तो वो यही टेस्ट करते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जो ब्लड प्रोडक्ट वो निकालते हैं उसको फिर दोबारा टेस्ट करते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बाद ही दिया जाता है। पर कई बार कोई बहुत ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कभी मिस्टेक हो ही जाती है, तो उसमें ये ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। दूसरा है कि नीडल स्टिकिंग, नीडल प्रिक्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स में होता है, जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में, उनको उसका रिस्क रहता है। तीसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, तो हेपेटाइटिस बी का सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी नोन है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकता है, उसका रेट बहुत लो होता है बट हो सकता है। चौथा है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जैसे आपको बताया मदर टू चाइल्ड, क्योंकि उसमें बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होंगे, तो वो होगा। जो एक और काफी कॉमन पॉपुलेशन है जिसमें होता है वो है इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो नीडल्स शेयर कर लेते हैं, तो अगेन उसके कारण टैटू बनवाने से भी हो सकता है। टैटू बनवाने से भी हो सकता है, अगर नीडल इन्फेक्टेड है, उसमें नीडल वगैरह यूज हो रही है, उससे भी हो सकता है। तो ऐसा भी है कि जैसे सैलून्स वगैरह में जाते हैं तो रेजर जो यूज किया जाता है वही उससे नहीं होता, ब्लेड्स वगैरह जो उससे यूजुअली नहीं होता है, वो नीडल प्रिक से होता है। तो टैटू में तो नीडल यूज होती है, प्रिक होता है, वो स्किन के अंदर जाता है, तो उससे हो सकता है। ओके, तो ये सारे कॉजेज हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। ओके, ए और ई का मेन कॉज फीको ओरल है, बी और सी के लिए ये सब कॉजेज। ओके, तो जैसे डॉक्टर, अगर किसी ने टेस्ट करा लिया, सिम्टम्स दिखाई दिया उसको, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए फिर? अगर टेस्ट पॉजिटिव, आपका कहने का मतलब है वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली फिर उसके बाकी चीजें इवैल्यूएट की जाएंगी, लिवर फंक्शन देखा जाएगा और उसके सिम्टम्स देखे जाएंगे, कौन सी स्टेज में डिजीज है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूट इन्फेक्शन 90% तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बस आपको डॉक्टर केयर में रहना है, वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आपको, और आपके सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे। और अगर ज्यादा सीवियर सिम्टम्स है तो फिर इट विल रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है फिर लिवर इन्फेक्शन के? अगर हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ए के लिए जैसे मैंने बताया, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर ही ठीक इनफ होती है। आपके सिम्टम्स को ठीक किया जाएगा और आपको सपोर्ट किया जाएगा, बॉडी को सपोर्ट किया जाएगा हाइड्रेशन से, न्यूट्रिशन से, उसी से ठीक हो जाता है। दवाई वगैरह भी दी जाती है थोड़ी? हाँ, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं दी जाती। फीवर है तो फीवर की दवाई दी जाएगी, हाइड्रेशन है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं खाना पा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा। इस तरह के ए और ई के लिए भी इसी तरह का ट्रीटमेंट होता है। बी और सी के लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, अगर जिन पेशेंट्स का वायरल उनका लोड कराया जाता है, डीएनए आरएनए चेक किया जाता है, अगर बहुत ज्यादा लोड है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग्स हैं बी और सी के लिए। तो ये बॉडी टू बॉडी और उनको कितना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है उसमें डिपेंड करके एंटी वायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल एडमिशन करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इन हेपेटाइटिस के कारण आपको कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसके लिए बेटर हॉस्पिटल एडमिशन
एंड उसका अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फिर वो लिवर इन्फेक्शन का स्टेज कौन सा है जहाँ पर दवाइयों से या फिर सपोर्टिव केयर से ठीक नहीं हो सकता? जब आपको जॉन्डिस हो जाए, सिम्टम्स इतने सीवियर हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिकेट्स एन एडवांस स्टेज ऑफ लिवर इन्फेक्शन। और दो मैंने आपको, ये तो वायरल की बात होगी। बैक्टीरियल में क्या होगा कि अगर आपको पस बन गई है, अल्ट्रासाउंड पे लिवर के अंदर पस आ गई, जिसको लिवर एब्सेस बोलते हैं या अमीबिक लिवर एब्सेस बोलते हैं। दो तरह के लिवर एब्सेस होते हैं, बैक्टीरियल एंड अमीबिक। तो उसमें अगर लिवर के अंदर पस बन गई है, बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, तो उस स्टेज पे फिर हमें ट्रीटमेंट करना है। ओके तो अगर जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दवाइयों के अलावा फिर क्या क्या रहते हैं अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया पेशेंट? दवाइयों के अलावा अगर मान लीजिए एब्सेस है तो उसको कई बार अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या सीटी गाइडेंस में ड्रेन किया जाता है, मतलब उसको निकाला जाता है एब्सेस को, या तो नीडल से, या आजकल हम एक पिगटेल कैथेटर बोलते हैं, लगा लीजिए एक पाइप होता है जो आपके एब्सेस के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, बॉडी के अंदर, स्किन बॉडी में कोई कट्स वगैरह छोटा सा कट से वो डाल दिया जाएगा और उससे वो पस बाहर आ जाएगी सारी। अच्छा, तो 2-4 दिन के लिए वो रखा जाता है, पस बाहर आ जाती है, साथ साथ पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो फिर वो नली निकाल दी जाती है। तो ये है। इसके अलावा भी जैसे कोई एडवांस स्टेज में लिवर इन्फेक्शन, एडवांस स्टेज अगर होता है तो जैसे मैंने बताया एंडोस्कोपी करना है अगर वो पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, और फिर तो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है जैसे लिवर ट्रांसप्लांट। अगर किसका लिवर बिल्कुल ही खराब है तो एक लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। और जितने भी क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन होते हैं उनमें लिवर कैंसर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। लिवर तो कैंसर, लिवर कैंसर जितने बी और सी वाले पेशेंट को क्रॉनिक लिवर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें एक और मेन कॉम्प्लिकेशन है कैंसर होना, लिवर का कैंसर हो जाना। ओके तो लिवर का कैंसर अगर हो गया तो फिर केस कितना वर्स हो सकता है? लिवर कैंसर अगेन वो उसमें फिर वो स्टेजिंग करना पड़ता है कि कौन सी स्टेज पर है, तो उसके अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग ट्रीटमेंट है। काफी पेशेंट वो ठीक भी हो सकता है। अच्छा, तो जैसे आप लिवर ट्रांसप्लांट जब कर रहे हैं तो आप वो लिवर निकाल देंगे तो वो लिवर कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो जाता है साथ में, पर डिपेंड करता है कि लिवर कैंसर की कौन सी स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है। डॉक्टर आपने स्टार्ट में कहा था जैसे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कई बार क्या होता है कि या तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या फिर आपको उसी लिवर के साथ जीवन भर रहना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस आपने हैंडल किए हैं जिसमें इस तरह के? तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत सेलेक्टिव केस, बहुत एडवांस केसेस में करना पड़ता है। तो काफी पेशेंट्स ऐसे होंगे जो एंड स्टेज लिवर डिजीज होने के बाद भी एक स्टेबल लाइफ जी रहे होंगे, उनका लिवर में थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ा होगा या थोड़ा सा उनको डिसफंक्शन होगा, पर उनको भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे और वो पूरी लाइफ उसी से नॉर्मल चल जाएंगे। बस उनको थोड़े प्रिकॉशन लेने होंगे। प्रिकॉशन यही होते हैं कि ऑब्वियसली ड्रिंक नहीं करना है ना, और कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ उनकी क्रॉनिक मेडिकेशन चलेंगी वो लेनी है, और जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उनको हॉस्पिटल आना है। तो ऐसे करके वो पूरी लाइफ मैनेज कर सकते हैं। तो नॉट एवरी पेशेंट विल नीड ट्रांसप्लांट, नॉट एवरी पेशेंट विल गो टू दैट एक्सटेंट कि वो इतना बीमार हो रहा है। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट तो इसी तरह होते हैं कि उनका लिवर तो खराब हो गया एंड दे नो कि लिवर डिजीज है हमें, एंड उनको पता है हमें हर 6 महीने डॉक्टर को दिखाना है और वो दवाइयाँ चलेंगी और एक वो लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, लेकिन मैनेज। तो दवाइयाँ फिर क्या जीवन भर चलती है? लिवर इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन में नहीं चलती, लिवर डिजीज में चलती है। डिजीज में, जब इन्फेक्शन डिजीज में तब्दील हो जाता है, जो क्रॉनिक हो जाएगा। लिवर इन्फेक्शन तो मैंने आपको बताया अगर वो 4 to 6 वीक्स में ठीक हो जाता है। ओके तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कि अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ सही चल गया, लेकिन फिर बाद में वापस से बीमारी वापस आ गई? कम चांस होता है बहुत। जैसे ए और ई देखें तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपको हेपेटाइटिस ए हो गया, ई हो गया, तो देयर इज अ चांस कि यू आर इम्यून फॉर लाइफ। अच्छा, काफी इन्फेक्शंस जो ए और ई होते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी और सी मैंने आपको बताया वो क्रॉनिक हो ही जाते हैं, तो बी और सी तो आपको दोबारा हो ही सकता है, कभी भी रिएक्टिवेशन हो सकता है। ओके तो इसमें इम्यूनिटी का रोल है लिवर इम्यूनिटी का डेफिनेटली रोल है। मैं आपको बताया ना, जो पेशेंट्स बी से क्रॉनिक हो रहे हैं वो अगेन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और ए और ई वो उनको ठीक तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही कर रही है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो खाली सपोर्टिव है, करेक्ट, ठीक तो बॉडी ही कर रही है। इसलिए एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको ऑलवेज विल हेल्प यू नो इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग लिवर इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर जैसे जो वीडियो हमारी इस पॉडकास्ट को जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें आगे चलकर लिवर इन्फेक्शन ना हो, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी 5 चीजें वो अभी से अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एज सच कोई चीज नहीं होती, बट अब ऐसी चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अवॉइड जैसे आप ड्रिंक ना करें, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल इज वन ऑफ द मेजर। स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग आपकी इम्यूनिटी को भी कम करती है, लिवर को भी बहुत तरह से अफेक्ट करती है। तीसरा है जो शायद लोगों को नहीं पता हो, फैट इज इक्वली डेंजरस फॉर लिवर एज अल्कोहल। फैट एंड शुगर, फैटी फूड्स एंड शुगर। तो आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया फैटी लिवर आ रहा है, grade 1 फैटी लिवर, grade 2 फैटी लिवर। तो फैट और अल्कोहल आर इक्वली डेंजरस फॉर लिवर। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर फैटी डाइट नहीं लेना है, और साथ में उसी का एक दूसरा पार्ट हो गया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे आपका फैट का कंजप्शन, और वो अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, या यू कैन से मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा बॉडी का। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो वो आपके लिवर को डेफिनेटली प्रिवेंट करेगी। एंड अवॉइडिंग 2 ही चीजें हैं, अच्छी चीजें खाना
और जो चीजें लिवर को नुकसान करती है उनको अवॉइड करना। तो नुकसान क्या करता है? शराब, स्मोकिंग, तंबाकू, ये सब अवॉइड करना, हैवी फैट डाइट ये अवॉइड करना, और अच्छी चीजें खाना, और रेगुलर एक्सरसाइज। दिस इज सफिशिएंट फॉर प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिवेंशन। बट एज सच अगर आप देखें, ये इन्फेक्शन को तो शायद नहीं प्रिवेंट करेंगी, ये प्रिवेंट करेंगी आपकी रिकवरी को। रिकवरी आपकी अच्छी होगी या आपको होने के चांस कम हो जाएंगे। पर एज सच अब वही है, दूसरा जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, तो मैंने बताया फीकोरल रूट्स होते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अवॉइड करना। ऐसी जगहों पे खाना ना खाएं जहां आपको लग रहा है कि हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी, बिल्कुल रोड साइड खाना ना खाएं, गंदी जगहों पे खाना ना खाएं। तो वो भी प्रिवेंशन का मेथड हो गया। ऐसा भी है क्या कि अगर फैमिली हिस्ट्री में एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो आगे भी पास ऑन हो सकता है? नहीं, फैमिली का नहीं है, मदर टू सन, मदर टू चाइल्ड होगा, पर फैमिली में नहीं। ऐसा नहीं कि किसी भाई को है तो दूसरे भाई को भी होने का चांस है। वो ऐसा कम है। पार्टनर्स को हो सकता है, पार्टनर्स को बिकॉज ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे जैसे लिवर इन्फेक्शन इतने ज्यादा आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो हमें अपनी बॉडी में देखने चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सकते हैं कि हाँ अब हमारा लिवर सही से काम नहीं कर रहा है? तो वार्निंग साइन अगर जॉन्डिस है, एक तो जॉन्डिस तो काफी पेशेंट जॉन्डिस से ही समझते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है लिवर में, और वो जॉन्डिस एक साइन हो गया। जॉन्डिस अगर एक बार हो रहा है तो ही, या बार बार हो रहा है तो? जॉन्डिस यूजुअली बार बार नहीं होता है। एक बार जॉन्डिस हो गया तो आप वो बढ़ता ही जाता है यूजुअली, या फिर स्टेबल हो जाता है, एक लेवल पे आके रुक जाता है और पेशेंट को जॉन्डिस ही रहता है। तो बार बार नहीं होता है। तो जब होगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि वी हैव अ लिवर प्रॉब्लम। तो ये जॉन्डिस पर लाइफ टाइम रह सकता है? नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। अगर ठीक होगा, जब वो हेपेटाइटिस ठीक होगा वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका वो बीमारी ठीक होने वाली स्टेज पे तो ठीक हो जाएगा। और दूसरा सिम्टम है जैसे आपने बताया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, है ना, और 3 से 4 हफ्ते के लिए आपको लॉस ऑफ वेट, लेथार्जी, मलेज हो रहा है, आपको थकावट हो रही है, थकान महसूस हो रही है, और कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, फीवर हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, 3-4 दिन के लिए हो रहा है तो ऐसा नहीं कहेंगे लिवर डिजीज, पर 3-4 हफ्ते के लिए हो रहा है तो फिर लिवर डिजीज की तरफ पॉइंट करता है वो। ओके, तो अगर ये सारे वार्निंग साइंस हमें अपनी बॉडी में दिख रहे हैं तो समझ जाना चाहिए टू रूल आउट लिवर। वो ऑब्वियसली फिर वो डॉक्टर अपने आप ही लिवर डिजीज रूल आउट करेंगे आपकी बॉडी में। किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये भी बता दीजिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको जैसे ये सिम्टम्स हैं जनरल, तो अगर आपके पास, अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं तो यूजुअली पेशेंट पहले अपने जनरल फिजिशियन के पास जाता है, तो दैट इज सफिशिएंट। जनरल फिजिशियन से वो एटलीस्ट जाके मिले तो वो देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि अगर आपको लिवर प्रॉब्लम उनको लगेगा तो फिर वो आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर देंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देंगे। ओके, तो आई थिंक यू शुड गो टू अ जनरल फिजिशियन फर्स्ट। ही विल डिसाइड आपको किस लेवल की बीमारी है, उनके लेवल पे मैनेज हो सकती है तो वो मैनेज करेंगे। अगर उनको लगेगा कुछ और ज्यादा सीवियर है तो वो आपको आगे रेफर कर देंगे टू अ सुपर स्पेशलिस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, फाइनल हम यही चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें लिवर इन्फेक्शन आगे चल के कभी ना हो तो क्या चीजें अभी से ही बंद कर देनी चाहिए? सो मैं आपको बताऊं, देखिए लिवर, 2 चीजें हैं अगेन, लिवर इन्फेक्शन प्लस लिवर डिजीज, दोनों की एक साथ बात करते हैं, दोनों कोरिलेटेड है। तो लिवर इन्फेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पर्सनल हाइजीन, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा 3 मेन कॉजर लिवर डिजीज के हैं, फैट, अल्कोहल एंड वायरल हेपेटाइटिस। तो फैट और अल्कोहल अवॉइड करें। फैट को अवॉइड करने का तरीका ये है, डाइट आपको अपनी ठीक करनी है, डाइट रिच इन प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फैट्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें। और उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन एब्जॉर्बिंग दिस। अगर आप बाई चांस फैट खा भी रहे हैं, आपकी डाइट थोड़ी नहीं भी कंट्रोल हो रही है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा। अल्कोहल इज अ स्ट्रिक्ट नो। तो काफी लोग पूछते हैं कितना अल्कोहल पी सकते हैं, कौन सा अल्कोहल? तो एक तो बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि बियर पीने से कम होता है लिवर, विस्की पीने से ठीक होता है, या हमने ड्रिंक करके साथ में सैलेड खा लिया ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइप ऑफ बेवरेजेस से लिवर डिजीज के रिस्क कोई नहीं फर्क पड़ता। आप कुछ भी पी रहे हैं, इट इज इक्वली रिस्की। करेक्ट। आप कुछ लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना पी सकते हैं, मतलब तो अगर आप देखें तो एक जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, इट इज 1 ड्रिंक फॉर वुमेन एंड 2 ड्रिंक्स फॉर मेन पर वीक। तो 1 ड्रिंक इज 30 ml, 30 ml ऑफ एनी ड्रिंक। और बियर का अगर एक ड्रिंक माने दैट इज 300 ml। तो 2 पर वीक और 1 फॉर वुमेन। समहाउ इट इज, वुमेन आर जेनेटिकली मोर एक्सपोज टू अल्कोहल, तो उनका एथेनॉल मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है वुमेन का कि वो लिवर को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए उनके लिए लिमिट कम है। अच्छा। और मेल्स के लिए इट इज 2 पर वीक। और डेफिनेटली रेगुलर ड्रिंकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। अगर आप कोई ऐसा है जो ड्रिंक कर भी रहा है तो रेगुलर ड्रिंकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। तो यू शुड गिव अ ब्रेक। अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं तो यू शुड गिव अ ब्रेक एटलीस्ट। जो डेली पी रहे हैं, चाहे कितना भी अमाउंट पी रहे हैं, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। डेली अल्कोहल पी रहे हैं फॉर मोर देन 80 ml पर डे, तो इन 10 years यू आर श्योर टू हैव chronic liver disease. Okay. So 80 ml more than 80 ml for more than 10 years, you sure to have chronic liver disease. तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए आपको। तो इसमें आपने जैसे मेन और वुमेन का बताया, ऐसा भी है क्या कि औरतों में ज्यादा केसेस हैं लिवर इन्फेक्शन के मर्दों के कंपैरिजन में? एक्चुअली वो अपोजिट ही है फिर भी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्कोहलिक्स इन मेन आर मच मोर देन वुमेन। और इन जनरल इट इज मोर कॉमन इन मेन।
ऐसा नहीं है वो, बट इट इज जस्ट अगर आप वो प्रिस्क्राइब लिमिट देखेंगे अल्कोहल की तो वो डिफरेंट है मैन और वुमेन। ओके ग्रेट। तो आई होप डॉक्टर सेशन के जरिए हमने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली लिवर इन्फेक्शन के। आई थिंक लिवर इन्फेक्शन एंड लिवर डिजीज वेरी ब्रॉड टॉपिक, सो आई थिंक हमने कुछ जनरल पार्ट्स को कवर कर लिया। एग्जैक्टली। तो ऑडियंस के मन में भी जितने सवाल होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके मोस्टली सवालों के जवाब सर ने दे दिए हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए और क्या चीज़ें अभी से आपको बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सवालों का आंसर देने का। एंड आई होप डॉक्टर आपने इस सेशन को एंजॉय किया। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे चलकर आपको, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को भी लिवर इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।